हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द स्टडी विद माइक्रो। मैं रंजीत सिंह एक बार फिर आपके बीच एक नई वीडियो के साथ जो इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट से संबंधित है। चर्चा में रहे जो क्वेश्चंस हैं, आइए देखते हैं। जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना NA नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज किस वर्ष शुरू की गई? तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर हो जाएगा 2008। आइए देखते हैं इसकी व्याख्या। तो जो आपका NAPCC है, नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, हाल ही में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री ने लोकसभा में जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना के बारे में जानकारी दी और बताया कि इसको NAPCC को 2008 में प्रधानमंत्री जी के द्वारा जलवायु परिवर्तन परिषद द्वारा लॉन्च किया गया। यह एक नेशनल स्ट्रेटजी है जिसका उद्देश्य जलवायु परिवर्तन क्लाइमेट चेंज के प्रति संदर्भ में जागरूकता पैदा करना। 8 मूल इसके राष्ट्रीय मिशन हैं जो जलवायु परिवर्तन में प्रमुख लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए बहुआयामी दीर्घकालिक एकीकृत रणनीतियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। जैसे आपको फ्रेंड्स देख रहा होगा, अगर पहला देखें नेशनल सोलर मिशन, इसी तरीके से फ्रेंड्स अगला है। तो इसमें जो है इधर जो दिए हुए इसमें देख सकते हैं आप, जैसे दिया हुआ है ग्रीन इंडिया है, एनर्जी इफिशियंसी है, मिशन फॉर सस्टेनेबल हैबिटेट है, नेशनल वाटर मिशन है। ये सारे के सारे आप इसमें हिंदी में देख रहे होंगे। मिशन फॉर सस्टेनिंग द हिमालयन इकोसिस्टम, स्ट्रेटजी नॉलेज फॉर क्लाइमेट चेंज और सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, ये सारे 8 आपकी जो रणनीतियाँ हैं वो यहाँ पे आपकी हिंदी में लिखी हुई हैं फ्रेंड्स। राष्ट्रीय सौर योजना या मिशन, राष्ट्रीय उन्नत कार्य दक्षता मिशन, और यानी कि राष्ट्रीय सतत आवास मिशन, राष्ट्रीय जल मिशन और हिमालयी इकोसिस्टम बनाए रखने के लिए राष्ट्रीय मिशन। और नेक्स्ट है राष्ट्रीय हरित भारत मिशन, राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन और राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन रणनीति का ज्ञान। ये सारे के सारे फ्रेंड्स आप एक बार इस ग्राफ से देख लीजिएगा। जो नेशनल मिशंस हैं वो कितने हैं? टोटल 8 हैं। तो ये 8 के 8 जो मिशन आपके हैं फ्रेंड्स, वो नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज के हैं, जो पर्यावरण, वन और जलवायु मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं। ये हैं क्या? ये एक प्रकार की रणनीतियाँ हैं जो जलवायु परिवर्तन को लेकर के लोगों में जागरूकता पैदा करती हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं फ्रेंड्स। भारत में बाघों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आइए देखते हैं। रॉयल बंगाल टाइगर भारत में ही पाए जाते हैं, पाकिस्तान टाइगर रेंज कंट्रीज में शामिल है। तो इसका फ्रेंड्स जो आंसर आपका होगा वो ऑप्शन हो जाएगा डी, ना तो ए ना तो बी, यानी कि ना तो पहला आपका कथन सही है और ना ही आपका दूसरा कथन सही है। हाल ही में अफ्रीकी चीतों को सफलतापूर्वक भारत में स्थानांतरित किए जाने के बाद सरकार कुछ बाघों को कंबोडिया भेजने पर विचार कर रही है। कंबोडिया में आखिरी बार 2007 में टाइगर देखा गया। कंबोडिया में पाया जाने वाला जो टाइगर है उसको हम कहते हैं इंडो चाइनीज बाघ। बंगाल टाइगर रॉयल बंगाल टाइगर से जो छोटा है, जो इंडो चाइनीज बाघ है, वो रॉयल जो बंगाल टाइगर है जो अपने भारत में पाया जाता है, इससे छोटा है। जबकि रॉयल बंगाल टाइगर मुख्य रूप से भारत, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश में पाया जाता है। देखो, भारत के सब पड़ोसी हैं सब पूर्वोत्तर तरफ हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, भारत में ही नहीं बल्कि रॉयल बंगाल टाइगर आपका भारत, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश में पाया जाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। अगर बात करें हम टाइगर रेंज की दुनिया में, तो टाइगर रेंज की दुनिया में अगर देखा जाए तो 13 कंट्री जो है शामिल हैं इसमें, जिसमें 13 कंट्री में अगर बात करें हम
तो बांग्लादेश, भूटान, चीन, कंबोडिया, भारत, इंडोनेशिया, लाओस और मलेशिया, म्यांमार, नेपाल, रूस, थाईलैंड, वियतनाम। फ्रेंड्स, जो लाओस आपका है, जो लाओस है और इंडोनेशिया, ये सब आपके जो भारत के हैं, ये सब पूर्व ईस्ट में पड़ते हैं। इसको भी ध्यान रखिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रियाँ आपकी भारत के पूर्व ईस्ट में ही पड़ती हैं। विकल्प डी इसका सही होगा। 2010 में टाइगर रेंज देशों ने 2022 तक बाघों की संख्या को 2 गुना करने का लक्ष्य रखा था, जिसमें भारत ने जो है समय से पहले ही इस लक्ष्य को पूरा करने में इतिहास रच दिया गया है। इस बात को भी आप ध्यान रखें। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, अर्थ आवर किसकी पहल है? तो फ्रेंड्स, अर्थ आवर जो पहल है वो WWF की है, जिसका फुल फॉर्म होता है फ्रेंड्स वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर, जिसको हम फ्रेंड्स कहते हैं WWF। ये WWF जो है फ्रेंड्स, ये IUCN की एक सहायक संस्था है। इसकी स्थापना कब की फ्रेंड्स? 1961 में की गई। इसका मुख्यालय भी स्विट्जरलैंड ग्लैड में है। ये व्याख्या देख लेते हैं इसकी। हाल ही में देश भर में लाखों लोगों ने अर्थ आवर डे मनाया। इस दौरान ऊर्जा संरक्षण, जलवायु परिवर्तन के बारे में जागरूकता फैलाना इसका मुख्य उद्देश्य था। इसलिए 1 घंटे के लिए बिजली को क्या किया? बंद कर दिया गया। बिजली उपकरणों को बंद कर दिया गया। अर्थ आवर जो है वो WWF, जिसको फ्रेंड वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर कहा जाता है, ये इसकी एक वार्षिक पहल है जो 2007 से शुरू किया गया इसको मनाना। इसलिए इसका पहला विकल्प सही हो जाएगा आपका। तो आइए देख लेते हैं फिर से वापस। इसका पहला विकल्प क्या हो जाएगा? वर्ल्ड वाइल्ड फंड फॉर नेचर। चलिए, हर साल मार्च के आखिरी शनिवार को आयोजित किया जाता है। इस बार इस अवसर पर 180 से अधिक देशों ने लोगों में अपनी स्थानीय समय के अनुसार रात 8:30 बजे से रात 9:30 बजे तक लाइट बंद करने के लिए प्रोत्साहित किया। तो टाइम क्या रहेगा? टाइम आपका रहेगा 8:30 से 9:30। आपको बता दें कि वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर दुनिया का अग्रणी वन्यजीव संरक्षण संगठन है जो 100 से अधिक देशों में काम करता है। इसकी स्थापना 1961 में की गई। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के ग्लैड में है, ग्लैड शहर में है। और इसका जो प्रतीक है WWF का, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर का, वो रेड जॉइंट पांडा है जो चीन और उत्तर भारत में पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट, हाल ही में खबरों में रहा परिवेश पोर्टल, ये किससे संबंधित है फ्रेंड्स? तो ये संबंधित है पर्यावरण प्रबंधन, इन्वायरमेंट मैनेजमेंट से संबंधित है। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं फ्रेंड्स। हाल ही में पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री ने लोकसभा में परिवेश पोर्टल के बारे में जानकारी दी। तो ये फ्रेंड्स राज्य मंत्री हैं, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। लोकसभा में उन्होंने जानकारी दी है परिवेश पोर्टल के बारे में। क्या बताया है? परिवेश पोर्टल एक एकल खिड़की है, एकल सिंगल विंडो है जो एकीकृत पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली से संबंधित है। इसलिए इसका विकल्प क्या हो जाएगा? आपका विकल्प हो जाएगा सी, सही हो जाएगा। इसे केंद्र स्तर पर, राज्य स्तर पर और जिला स्तर पर, यानी कि तीनों लेवल पर अधिकारियों से पर्यावरण और वन्य जीव और CRZ क्लियरेंस हेतु प्रस्ताव को ऑनलाइन प्रस्तुत कर निगरानी के लिए विकसित किया गया है। यह पोर्टल पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा डिजिटल इंडिया पहल के तहत विकसित किया गया है। ये भी आपको ध्यान रखना, डिजिटल इंडिया पहल के तहत इसको विकसित किया गया है। किस मंत्रालय के द्वारा? तो पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा। यह ई-गवर्नेंस के माध्यम से आर्थिक विकास और सतत विकास के लिए एक रूपरेखा प्रदान करता है। हाल ही में चर्चा में रहा या खबरों में रहा सारस क्रेन, जो उत्तर प्रदेश का राजकीय बर्ड पक्षी है। और ये अभी हाल ही में जो है काफ़ी चर्चा में रहा, जब अखिलेश यादव ने आरिफ के साथ फ़ोटो खिंचवाई, तभी से जो है
वन विभाग वालों ने आरिफ पर धावा बोल करके सारस क्रेन को चर्चा में ला दिया। आइए देखते हैं वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 यानी कि वर्ल्ड वाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अनुसूची किससे संबंधित है? तो फ्रेंड्स इसका जो आपका आंसर हो जाएगा अनुसूची 4। अनुसूची 4 में शामिल है सारस क्रेन। आइए देखते हैं इसकी व्याख्या। हाल ही में उत्तर प्रदेश के एक निवासी जिनका नाम था आरिफ, मोहम्मद आरिफ, पर वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत एक घायल सारस क्रेन को अवैध रूप से रखने और उसकी देखभाल करने पर मामला दर्ज किया गया। आपको बता दें कि सारस दुनिया का सबसे ऊंचा उड़ने वाला पक्षी है, जिसकी लंबाई 152 सेंटीमीटर से लेकर 156 सेंटीमीटर और पंखों का जो फैलाव है वो फ्रेंड्स 240 सेंटीमीटर होता है। भारतीय उपमहाद्वीप में ये उत्तरी मध्य भारत और नेपाल पाकिस्तान में पाया जाता है। तो इस फैक्ट को आप नोट कर लीजिएगा। ये उत्तरी भारत और मध्य भारत में आपको देखने को मिलेगा और इसके साथ साथ आपको मध्य भारत और नेपाल और पाकिस्तान में भी पाया जाता है। ये वेटलैंड्स में पाया जाता है। ये वेटलैंड्स जो भूमि होती है वहाँ पे आर्द्र भूमि में पाया जाता है और ये उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी है। और भारतीय यानी कि जो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 है, इसकी 4थी अनुसूची में इसको सूचीबद्ध किया गया है। इसलिए इसका विकल्प क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? विकल्प ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। इस पहला कथन है, पॉइंट है, इसकी IUCN स्थिति जो है गंभीर रूप से संकटग्रस्त है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। यह वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 में सूचीबद्ध है, शामिल है। यानी डेजर्ट नेशनल पार्क ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के लिए प्रसिद्ध है। तो ये इसके फ्रेंड्स तीनों के तीनों आपके जो कथन हैं वो आपके सही हो जाएंगे। इसलिए इसका जो विकल्प होगा फ्रेंड्स वो आपका डी सही हो जाएगा। डी विकल्प इसका सही हो जाएगा। चलिए व्याख्या देख लेते हैं इसकी। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के संरक्षण और सुरक्षा के लिए एक उपाय कर रहा है, विभिन्न उपाय कर रहा है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड एक बड़ा पक्षी है जो उड़ने वाला दुनिया का सबसे भारी पक्षियों में एक है। इसकी IUCN जो स्थिति है, स्टेटस है, वो गंभीर रूप से संकटग्रस्त, क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। इसलिए कथन एक सही होगा। यह वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा अनुसूची 72 की अनुसूची 1 में सूचीबद्ध किया गया, इसलिए इसका दूसरा कथन भी सही है। तो पहला दूसरा दोनों कथन सही हैं। और ये देखते हैं, ये जो है राजस्थान के जैसलमेर में स्थित जो डेजर्ट नेशनल पार्क है, आपका डेजर्ट नेशनल पार्क, यहाँ ये जो पार्क है वो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के लिए फेमस है। इसलिए इस विकल्प के तीनों कथन क्या हो जाएंगे फ्रेंड्स? सही हो जाएंगे। तो ये आपके तीनों के तीनों कथन क्या हो जाएंगे? इसमें सही हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है अमचांग जो है वन्य जीव अभयारण्य, अमचांग वन्य जीव अभयारण्य भारत के किस क्षेत्र में से संबंधित है? तो ये फ्रेंड्स आपका पूर्वोत्तर भारत से संबंधित है। आइए देखते हैं इसकी व्याख्या। इसका विकल्प आपका डी सही हो जाएगा फ्रेंड्स। हाल ही में गुवाहाटी उच्च न्यायालय ने असम वन विभाग को अमचांग वन्य जीव यानी कि वर्ल्ड लाइफ जो सेंचुरी है उसकी सीमाओं के सीमांकन पर अगले 8 सप्ताह के भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। अमचांग जो वन्य जीव अभयारण्य है भारत के पूर्वोत्तर राज्य असम में स्थित है। यह दुर्लभ विलुप्तप्राय पक्षियों जीवों के लिए जाना जाता है। यहाँ उष्णकटिबंधीय जो आपके नम पर्णपाती वन हैं, ट्रॉपिकल मॉइस्ट फॉरेस्ट के साथ आर्द्र सदाबहार वन पाए जाते हैं।
यहाँ उत्तर में ब्रह्मपुत्र नदी से लेकर के दक्षिण में मेघालय की पहाड़ियों तक ये अभयारण्य फैला हुआ है। तो चर्चा में क्यों रहा फ्रेंड्स? क्योंकि हाल में हाईकोर्ट गुवाहाटी जो हाईकोर्ट है उसने वन विभाग को इसकी सीमांकन को अगले 8 दिन में प्रस्तुत करने की बात कही है, इसलिए चर्चा में रहा।